हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, तो आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर हमने एटॉमिक रेडियाई के बारे में, सबसे पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियाई के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया। एटॉमिक रेडियाई जो है, यानी कि उसका जो साइज है, रेडियाई यानी कि साइज हम समझ सकते हैं, रेडियस जिसे कहा जाता है। तो हमने पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर कैसे वेरिएशन आता है साइज में। ठीक है, यानी कि जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट चलते, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम जाते हैं तो कैसे वहां पर वेरिएशन आता है। स्टार्टिंग में हमने देखा कि साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। फिर सॉरी, स्टार्टिंग में हमने देखा कि साइज डिक्रीज होता है। फिर हमने देखा कि बीच में जो है, बीच के जो एलिमेंट है वहां पर साइज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि सेम रहता है। फिर उसके बाद साइज इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे कि टॉप से बॉटम जाते हुए किसी डी ब्लॉक में, यानी कि अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वहां पर टॉप से बॉटम जब हम जाते हैं तो साइज में क्या वेरिएशन आता है, साइज क्या इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ऐसा होता है तो क्यों होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। चलिए, तो ध्यान से आप देख लीजिए एक बार। चुके थे, तो ये तो कुछ जो है जनरल टॉपिक्स हैं, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन टॉपिक्स थे। फिर हमने एटॉमिक रेडियाई की बात की थी। इस तरीके से हमने कहा कि नॉर्मली तो क्या होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिस वजह से साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक जो है बच्चों, यहाँ पर साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर करते हैं दो फैक्टर का। दो फैक्टर कौन कौन से, एक बच्चों अट्रैक्शन जिसे जेड इफेक्टिव या न्यूक्लियर चार्ज हम कहते हैं, और दूसरा शील्डिंग इफेक्ट जिसे हम रिपल्शन भी कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है अट्रैक्शन ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन से, इसीलिए साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है ना, क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा है। जबकि यहाँ पर ये जो हमारे कुछ और मेटल्स है बीच में, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जेड इफेक्टिव जो है वो शील्डिंग इफेक्ट के बराबर होता है, इसीलिए साइज ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट, लगभग सेम होता है। अगर थोड़ा बहुत इंक्रीज भी होता है साइज में तो वो सिर्फ 1 या 2 पिकोमीटर में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट में जो हमारे एलिमेंट्स है, कॉपर और जिंक। तो यहाँ पर बच्चों साइज इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो डी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से यहाँ पर जो है शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है जेड इफेक्टिव से। अब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन की वजह से वो एक दूसरे को क्या करेगा, दूर, एक दूसरे से दूर होंगे, तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये तो बात थी लेफ्ट से राइट जाने की। बात कर लेते हैं टॉप टू बॉटम क्या होगा। एलिमेंट्स के बारे में हम पहले लिख लेंगे। अच्छा, उससे पहले हम एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो हम जानते हैं टॉप से बॉटम आते हुए, जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं बच्चों, बढ़ते हैं, जिस वजह से साइज भी बढ़ना चाहिए और साइज बढ़ता है। ये तो एक जनरल बात हो गई ना कि टॉप से बॉटम जब आते हैं तो साइज बढ़ता है और नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते हैं, है ना। ये तो जनरल बात हो गई। लेकिन यहाँ पर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। चलिए, पहले हम सारे एलिमेंट्स अपने लिख लेते हैं। वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक।
ठीक है। तो ये हमारे क्या है 3D 4D और 5D हमारे 3D एलिमेंट, ये है 4D और ये है 5D। अगर हम ग्रुप की बात करें बच्चों तो ये हमारा थर्ड ग्रुप है, ये है फोर्थ ग्रुप। ठीक है, इससे पहले हमारा फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ठीक है, ये आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बात करते हैं टॉप से बॉटम एटॉमिक रेडियाई के बारे में कि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। देखो, तो टॉप से बॉटम जब हम आते हैं, अगर हम स्पेसिफिकली थर्ड पीरियड की बात, जब थर्ड पीरियड की हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर टॉप से बॉटम आने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी कि सबसे बड़ा साइज होगा यहाँ पर लास्टनियम का, फिर लेंथनम का, फिर सबसे छोटा होगा हमारा स्कैंडियम। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑर्डर रहेगा सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसका। लेकिन बाकी अगर हम फोर्थ ग्रुप से लेकर के लास्ट तक की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो 3D से 4D आने पर तो साइज इंक्रीज होता है, 3D से 4D आने पर क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। लेकिन 4D से जब हम 5D की तरफ आते हैं बच्चों, देखो 3D से 5D जब हम जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीजेस। लेकिन जब हम 4D से 5D जाते हैं तो क्या होता है, साइज यहाँ पर क्या होता है बच्चों, साइज रिमेन्स कांस्टेंट। साइज क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि सेम साइज होता है। ठीक, यानी कि ये 3D है और सॉरी ये जो 4D है और 5D है, यानी कि 4D और 5D की अगर हम बात करें, इनका साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत चेंज भी होगा तो क्या होगा, अगर ये 180 पिकोमीटर तो ये 182 पिकोमीटर, 181 पिकोमीटर, ऐसा नहीं कि ये 180 पिकोमीटर है 4D वाले, 4D वाला कोई एलिमेंट तो 5D वाला बिल्कुल 220 पिकोमीटर हो जाएगा। इतना इंक्रीज साइज का नहीं होगा। अगर साइज में इंक्रीज भी होगा तो थोड़ा बहुत 1 या 2 पिकोमीटर होगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम होगा। तो ऐसा क्यों कि यहाँ से यहाँ आने पर तो साइज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। यहाँ से यहाँ, कहाँ से कहाँ, जो 3D से 4D आने पर साइज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो साइज इंक्रीज होगा। लेकिन 4D से 5D आने पर भी तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं ना, नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ रहे हैं, तो साइज क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा, साइज क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा, वो इस वजह से ड्यू टू, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है ड्यू टू lengthenoid contraction। lengthenoid contraction, ये lengthenoid contraction क्या है और इनमें क्यों नहीं लग रहा, सिर्फ इन वाले एलिमेंट्स में क्यों है, यानी कि थर्ड ग्रुप में क्यों नहीं लग रहा, सिर्फ फोर्थ ग्रुप के बाद क्यों है। क्योंकि बच्चों ये जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, ये किस वजह से है, क्योंकि हम जानते हैं लेंथेनम के बाद यहाँ पर आते हैं 14 और एलिमेंट। क्या आते हैं, 14 और एलिमेंट, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आता है, n-2f सबशेल में आता है। ठीक है, यानी कि लेंथेनम के बाद आते हैं 14 और इलेक्ट्रॉन, जिनको हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं। तो उन लेंथेनॉइड्स का क्या होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट एफ शेल में आता है। और हम जानते हैं, अगर हम स्क्रीनिंग का ऑर्डर बताएं, अगर हम स्क्रीनिंग की पावर के बारे में बात करें तो वो क्या है, एफ की स्क्रीनिंग देखो बच्चों बहुत ज्यादा पुअर है। एफ की स्क्रीनिंग क्या है, बहुत ज्यादा पुअर है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले एफ में भरा जाएगा, फिर एस में भरा जाएगा। एफ की स्क्रीनिंग क्या है, बहुत ज्यादा पुअर है। पुअर स्क्रीनिंग होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। जेड इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से साइज को क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कैसे देख, ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, ये है हमारे 4f के इलेक्ट्रॉन्स और ये है हमारे s के इलेक्ट्रॉन्स। अब सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, फिल
कहाँ से होंगे इलेक्ट्रॉन, देखो 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, भरेंगे बिल्कुल भरेंगे, फिर जाकर के हमारे s के इलेक्ट्रॉन में, सॉरी s का जो सब शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। अच्छा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि शेल सब शेल ये सारी चीजें क्या है, तो देखो अगर ये k l m n ये सारे क्या है हमारे शेल्स हैं, जैसे s p d f, ठीक है। अब इनके अंदर जाते हैं सब शेल, जैसे ये, ठीक है, ये सारे हमारे क्या है सब शेल, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो है बच्चों, ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या भरेगा 4f भरेगा, उसके बाद s भरेगा। लेकिन हमें स्क्रीनिंग का ऑर्डर तो पता है, f क्या शो करता है बच्चों, पुअर स्क्रीनिंग शो करता है, तो यहाँ पर f क्या करेगा शो, पुअर स्क्रीनिंग शो करेगा। अब पुअर स्क्रीनिंग शो करेगा यानी कि देखो अगर यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं f में, तो यहाँ पर भी तो प्रोटॉन बढ़ेंगे, है ना, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतने प्रोटॉन आएंगे यहाँ पर, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ेगा अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ठीक। लेकिन हमें पता है ये क्या होता है, पुअर स्क्रीनिंग होती है इसकी, यानी कि ये क्या करता है, अच्छे से यहाँ पर स्क्रीनिंग नहीं कर पाता, और जिस वजह से इसका जो अट्रैक्शन है बच्चों इन पर क्या होगा, ज्यादा होगा, ये इनको अपनी तरफ क्या कर पाएगा, अट्रैक्ट कर पाएगा, क्योंकि 4s के इलेक्ट्रॉन के बीच में स्क्रीनिंग क्या है, पुअर है। स्क्रीनिंग अगर पुअर है बच्चों, देखो स्क्रीनिंग अगर कम है यानी कि पुअर है, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, यानी कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये ज्यादा होगा, ये इनको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा जिस वजह से, अच्छा ये अपनी तरफ इनको क्या करेगा, पुल करेगा, क्योंकि बीच में कोई और नहीं है, जिस वजह से ये क्या हो, रिपल्शन हो, यानी कि यहाँ पर रिपल्शन का कोई फोर्स नहीं है, रिपल्शन नहीं है तो अट्रैक्शन है, तो ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर आएगा कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, जिस वजह से इसका साइज क्या हो रहा है, छोटा। देखो पहले साइज हम कह रहे हैं इतना है, एफ के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, जिस वजह से जो न्यूक्लियस का जो चार्ज यानी कि जो जेड इफेक्टिव है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है, वो एफ के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो इसको कॉन्ट्रैक्शन या हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। तो यही फैक्टर यहाँ पर काम करता है, ये लेंथेनॉइड अट्रैक्शन वाला फैक्टर, जिस वजह से इनका साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट यानी कि ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक। चलो अच्छा एक बार इतना देखना आप, चलिए। तो अब आप कहेंगे तो ऐसा क्यों हो रहा है, अब आप कहेंगे कि जब हमने कहा कि जो नीचे वाले हमारे 5D के एलिमेंट्स हैं, तो 5D के एलिमेंट्स पर जेड इफेक्टिव ज्यादा है, ये हम समझ गए हैं, क्योंकि अभी हमने 5D के एलिमेंट्स की बात की, क्योंकि लेंथेनॉइड के बाद हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स और हैं, जिन जो क्या है, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में आता है, ठीक। फिर उस वजह से यहाँ पर क्या है, एफ में पुअर स्क्रीनिंग होती है, जिस वजह से यहाँ पर जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, इन एलिमेंट्स का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है और साइज क्या होता है, कम होता है, ठीक है। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस वजह से यहाँ पर साइज कम होता है, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब आप कहेंगे कि चलो इनका साइज तो कम होता है, लेकिन इनका तो ज्यादा होता है ना, इनके कंपैरिजन में इनका तो ज्यादा होता है, तो हम ये पॉइंट क्यों कह रहे हैं कि साइज रिमेन्स कांस्टेंट, साइज जो है दोनों को कांस्टेंट रहेगा, वो हम इसीलिए कह रहे हैं, वो हम इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर काम करते हैं बच्चों दो फैक्टर, क्या काम करते हैं, दो फैक्टर। अब ये दो फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सबशेल। अब पहला क्या है बच्चों, यहाँ पर सबशेल बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या होना चाहिए था, साइज इंक्रीज होना चाहिए था, सबशेल बढ़ रहे हैं, है ना, ऊपर से नीचे आने पर सबशेल बढ़ रहे हैं, साइज इंक्रीज होना चाहिए था, होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। लेकिन दूसरा फैक्टर यहाँ पर क्या हो रहा है कि जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है,
जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। किस वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। किस वजह से जेड इफेक्टिव? लेंथेनॉइड, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो जेड इफेक्टिव के बढ़ने से क्या होता है बच्चों? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगा? साइज कम होगा। तो साइज क्या होगा? जेड इफेक्टिव के बढ़ने से साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो फैक्टर काम कर रहे हैं, एक फैक्टर साइज को बढ़ा रहा है और एक फैक्टर क्या कर रहा है? साइज को कम कर रहा है। ठीक है, दोनों फैक्टर यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो दोनों फैक्टर जब वर्क कर रहे हैं, इस वजह से इनका साइज जो है वो क्या होता है? दैट्स वाई साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इस वजह से इनका जो साइज है वो कैसे होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो 4D और 5D अगर हम साइज की बात करें तो साइज क्या होता है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट यहाँ पर साइज होता है। ठीक, चल अगर हम जेड इफेक्टिव की बात करें, तो एक और पॉइंट आपको यहाँ पर नोट कर लेना है कि अगर हम जेड इफेक्टिव की बात करते हैं तो जेड इफेक्टिव बच्चों, ये जो 5D है ना, 5D का Z इफेक्टिव ज्यादा होगा 4D के Z इफेक्टिव। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, जो 5D है उसका Z इफेक्टिव ज्यादा होगा 4D के कंपैरिजन में। ठीक, चल तो यहाँ पर हम समझ गए हैं कि 3D से 4D आने पर तो क्या हो रहा है? देख, 3D से जब हम आ रहे हैं 4D तो साइज क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 3D वालों से ज्यादा साइज 4D वालों का होगा। लेकिन जब हम 4D से 5D आ रहे हैं तो यहाँ पर साइज रिमेन्स कांस्टेंट। साइज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 3D से जब हम 4D आते हैं तो नंबर ऑफ सब शेल्स बढ़ती हैं, यानी कि सब शेल्स बढ़ेंगी तो साइज बढ़ेगा। जानते हैं ना, देखो पहले उसमें देखो, अगर ये न्यूक्लियस है, एक ही शेल है, अगर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर बच्चों है 2 शेल्स, अगर कहीं पर फिर आ रही हैं 1 2 3 शेल्स, तो साइज आप देख सकते हो साइज में कैसे इंक्रीज हो रहा है? शेल्स के बढ़ जाने से। ठीक है, तो शेल्स जब बढ़ रही हैं तो साइज में इंक्रीज हो रहा है, ये बात हम समझ चुके हैं। ठीक, इस वजह से 3D का जो साइज है वो 4D के साइज से कम होगा। किस वजह से? नंबर ऑफ इंक्रीजेस, क्यों? नंबर ऑफ सबशेल्स के बढ़ने से। नंबर ऑफ सबशेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सबशेल के बढ़ने से 3D से 4D का जो साइज है वो ज्यादा होगा। लेकिन 4D से 5D जब हम आते हैं तो साइज कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों सिर्फ हम किसको छोड़ करके? थर्ड ग्रुप को छोड़ करके। ठीक है, थर्ड ग्रुप को हमें यहाँ पर छोड़ लेना है। थर्ड ग्रुप के बाद की बात करें, क्योंकि बच्चों यहाँ पर लग जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिस वजह से यहाँ पर बढ़ जाता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव के बढ़ने से साइज कम होगा। अब दूसरी चीज, नंबर ऑफ सबशेल्स भी यहाँ पर बढ़ रही हैं, तो जिसके बढ़ने से साइज ज्यादा होना चाहिए था। तो दो फैक्टर यहाँ पर एक साथ काम कर रहे हैं। एक फैक्टर क्या कर रहा है? साइज को कम कर रहा है, एक फैक्टर साइज को बढ़ा रहा है। तो दोनों फैक्टर क्या करेंगे? जब बराबर में काम कर रहे हैं तो ना साइज बढ़ेगा ना साइज कम होगा। ठीक है, ना तो बढ़ेगा ना ही कम होगा, जिस वजह से साइज क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। अब साइज कांस्टेंट है। ठीक, चलिए अब साइज कांस्टेंट तो है, लेकिन अगर हम बात करें स्लाइटली जो है, ये जो 5D वाले ना, ये फिर भी थोड़ा सा बड़े होंगे। थोड़ा सा बड़े यानी कि थोड़ा सा बड़े होने का मतलब है कि 1-2 पिकोमीटर का अंतर होगा, तो जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसीलिए हम मानते हैं कि साइज यहाँ पर क्या होगा? ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। वैसे तो हम यही सारे पॉइंट्स को हम कहाँ पर पढ़ते हैं? क्लास 11th में पढ़ते हैं, जहां पर हम साइज के बारे में बात करते हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर हम बहुत एक पर्टिकुलर डी ब्लॉक के बारे में ही नहीं पढ़ रहे थे। हालांकि हमने डी ब्लॉक के बारे में पढ़ा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमने वहां पर पढ़ा। ठीक, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में हमने इसको वहां पर नहीं पढ़ा था। हालांकि फिर भी हमने थोड़ा बहुत अच्छे से तो
इसको डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ डी ब्लॉक पे फोकस करते हैं, इसीलिए ज्यादा और अच्छे से क्लियर में समझ आता है। तो ये पॉइंट्स बच्चों आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, कौन सा फैक्टर काम नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज, ये लेंथेनॉइड के बाद ही क्यों हो रहा है, लेंथेनॉइड को क्यों इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, वो इसीलिए क्योंकि जो लेंथेनम के बाद हो रहा है, लेंथेनम के बाद ही क्यों इंक्लूड किया जा रहा है अदर एलिमेंट्स को, लेंथेनम को क्यों एक्सक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों ये जो 14 इलेक्ट्रॉन्स आए ये लेंथेनम के बाद आए। अगर लेंथेनम से पहले आए होते तो हम इसको भी इंक्लूड कर लेते पूरा, लेकिन ये आए हैं लेंथेनम के बाद। एफ वाला जो सबशेल है वो आ रहा है लेंथेनम के बाद, जिस वजह से ये जो बाद के जितने भी एलिमेंट्स है उनको हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, लेंथेनम को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, इसीलिए जो पहला वाला ग्रुप है तो यहाँ पर साइज का ऑर्डर कुछ ये होगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ऐसे नहीं कि आपको ये वाला तो याद है कि क्या हो रहा है कि साइज 3D से ज्यादा 4D का तो है, लेकिन 4D से 5D में साइज क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ये आपको याद हो जाएगा। लेकिन आपको जो पहला वाला है, ये जो ग्रुप थर्ड है, तो थर्ड ग्रुप का आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर साइज का ऑर्डर क्या है, लेंथेनम, फिर यट्रियम, फिर स्कैंडियम, सबसे छोटा है स्कैंडियम, सबसे बड़ा है लेंथ। ठीक है, चलिए अब इतना आपको नोट कर लेना है अच्छे से। चलिए, और अगर आपसे एक लाइन में आंसर पूछा जाए तो ऐसा क्यों है, तो आपको सिंपल आंसर कर लेना है ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि एफ इलेक्ट्रॉन की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से साइज ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट। एफ इलेक्ट्रॉन की पुअर स्क्रीनिंग है जिस वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव के बढ़ने से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो दो आंसर आपके पास यहाँ पर आ गए, एक तो आप या तो लिख सकते हैं ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा आप लिख सकते हैं ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दोनों सिमिलर ही है। ठीक, तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑन गोइंग फ्रॉम 3D to 4D the atomic size increases। atomic size क्या होता है, increase होता है due to increase in number of subshells, but on going from 4D to 5D the size almost remains constant because of the lengthenoid contraction or due to the poor screening of f electrons। तो ये बहुत ही important point यहाँ पर निकल के आता है। ठीक है, चलिए इतना आपको नोट कर लेना है अच्छे से। अभी भी अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी है क्या, आयनाइजेशन एनर्जी है क्या? सिंपली अगर हम बात करें बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, वो मिनिमम एनर्जी किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना। जो अगर हम सिंपली बात करें, किसी भी आइसोलेटेड या न्यूट्रल गैसियस एटम से किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, इलेक्ट्रॉन को निकालना, उसमें जो एनर्जी लगती है उसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। जैसे हमने बात की, ये हमारा कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इससे ये इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो जो एनर्जी इसे यहाँ से रिमूव करने को लगेगी, उसी एनर्जी को कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। आपको ध्यान रखना है कि जो एटम है वो गैसियस होना चाहिए, अगर वो गैसियस नहीं है तो आपको उसे गैसियस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बात रही है एक जनरल इंट्रोडक्शन, हमने देखा आयनाइजेशन एनर्जी का। बाकी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।